Hello, good morning friends. Today we are going to study about capacitors. Capacitors क्या होते हैं और इनका क्या काम है और हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं और इनके कनेक्शंस कैसे करेंगे, वही सब चीज़ें आज हम स्टडी करना चाहते हैं। देखो, कैपेसिटर वर्ड से ही पता चलता है। कैपेसिटी किस चीज़ की कैपेसिटी? टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। भाई, चार्ज स्टोर करने वाला जो डिवाइस होगा वो कैपेसिटर है। अब चार्ज कौन स्टोर करता है? कोई भी कंडक्टर चार्ज स्टोर करता है। हर कंडक्टर ही कैपेसिटर है। हर कंडक्टर में कैपेसिटी, हमें कैपेसिटर बोलना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि कैपेसिटर एक स्पेशल डिवाइस हमने बनाया जो काफ़ी इफेक्टिवली चार्ज को स्टोर करेगा। अभी मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, कोई भी कंडक्टर उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है। क्लियर? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसके पास मैं दूसरा कंडक्टर लाऊं, हमें मालूम है प्लस वाले के पास जब मैं दूसरा कंडक्टर लाऊंगा उसके नियर फेस में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और फार फेस में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर? अब कैपेसिटर के पास जब मैं दूसरा कंडक्टर ला रहा हूं तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है तो इसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब ये लॉजिक क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। समझ में आ रही बात? एक बात हमेशा ध्यान देना, क्योंकि हम लोग फर्स्ट राउंड में पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज स्टोर करेगा। Q इज इक्वल टू सी वी, है ना? व्हाट इज C? Q बाई V, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर C इज Q बाई V तो चार्ज को बढ़ाने से क्या कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी? नहीं, कभी नहीं। क्या वोल्टेज को घटाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी? ना। वोल्टेज घटाने से क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज बढ़ जाती है। अगर मैंने वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया एक सिस्टम के लिए, तो वोल्टेज जब मैं दोबारा फर्दर धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, आपने चार्ज फिक्स कर रखा है, ध्यान देना, कुछ वोल्टेज पे अपने चार्ज स्टोर कर रखा है। अब जब आपने वोल्टेज को डाउन करना शुरू किया तो आप ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे, आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर जब आप वोल्टेज को फर्दर बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा चार्ज स्टोर करता जाएगा, क्योंकि वोल्टेज की एक लिमिट है जो कैपेसिटर के बीच का डाइलेक्ट्रिक विदस्टैंड कर सकता है। एक लिमिट से ज़्यादा वो वोल्टेज सह ही नहीं सकता। अब इस सारे लॉजिक को हम थोड़ा पेपर पे देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कैपेसिटर इज जस्ट लाइक बकेट, बाल्टी। सपोज करो एक बकेट है आपके पास, आपने एक बकेट है आपके पास, बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरना है। बहुत ध्यान से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाल्टी में पानी भरना है। तो जो बाल्टी है वो कैपेसिटर है। क्या पानी ज़्यादा आ जाएगा तो बाल्टी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी? ना, कैपेसिटी तो फिक्स है। पानी क्या है? चार्ज है। तो चार्ज स्टोर कर रहे हैं हम कैसे? पानी पाइपलाइन से आ रहा है, तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पानी की से एनालॉजी दे रहा हूँ, जो प्रेशर डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा चार्ज उतना ज़्यादा स्टोर होगा। क्लियर? अगर प्रेशर डिफरेंस होगा ही नहीं, नल का बंद कर दिया, तो पानी आएगा कहाँ से? कैपेसिटर स्टोर कहाँ से करेगा? तो कैपेसिटर इज जस्ट लाइक ए बकेट, जस्ट एन एग्जांपल, या टैंक दैट इज फिल्ड विद वाटर और विद गैस और एनीथिंग। मतलब एनीथिंग से मतलब जो उसको कंटेन कर रहा हो। तो कुल मिला के अगर आपने एक बकेट लिया तो बकेट की कैपेसिटी तो फिक्स है। क्लियर? अब उसमें जो पानी आ रहा है वो चार्ज है, और जो आपने नलका लगा रखा है उसकी खोलते हैं आप टैप को। क्लियर? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा, और कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा स्टोर नहीं करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? तो इस एनालॉजी से हम समझते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। अब जरा हम आते हैं अपने नोट्स पे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, मान लेता हूँ मेरे पास ये कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, कैसा भी शेप ले लिया मैंने, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम है ए। बहुत ध्यान सुनना, इसका नाम है ए। क्लियर? अब मैं एक दूसरा कंडक्टर लेता हूँ और इसके पास लाता हूँ, इसकी वोल्टेज है वी ए। पहले तो मैं दूसरा कंडक्टर नहीं लाता तो क्या होता है, इसकी वोल्टेज है वी ए, तो क्या ये चार्ज स्टोर नहीं कर रहा? स्टोर कर तो रखा है, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट है वोल्टेज की, जिससे ज़्यादा चार्ज ये स्टोर नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? एक मैक्सिमम लिमिट है वोल्टेज की जिसको ये सह सकता है। उसके बाद इस डाइलेक्ट्रिक का, इसके सराउंडिंग में जो डाइलेक्ट्रिक है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये चार्ज लीक कर जाएगा। आई डोंट वांट दैट ब्रेक डाउन टू हैपन।
तो मैं क्या करता हूँ, इसकी चार्ज इसने स्टोर जो किया था वो फिक्स है, अब मैं किसी तरह इसकी वोल्टेज डाउन कर देता हूँ। फिर जब मैं वोल्टेज दोबारा बढ़ाऊंगा तो ये और चार्ज स्टोर कर लेगा, क्योंकि इसकी वोल्टेज सहने की एक लिमिट है। आर यू गेटिंग? इसकी वोल्टेज सहने की एक लिमिट है। अब देखिए, जब मैं दूसरा कंडक्टर यहाँ पर लाता हूँ, मैं इसके पास लाया बी, नाउ आई ब्रिंग बी, तो यहाँ पर क्या होगा, नियर फेस में माइनस होगा और फार फेस में प्लस होगा इंड्यूस। ये देखिए, अब अगर मैं मान लेता हूँ ये नियर फेस है 1 और ये नियर फेस है, फार फेस है 2, तो अब वोल्टेज क्या हो गई यहाँ पर, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, VA माइनस VB1 वोल्टेज यहाँ पर, और प्लस VB2। ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है अगर आप समझ लें। VA माइनस VB1 और प्लस VB2, क्यों? क्योंकि 1 के कारण तो ये घटाएगा वोल्टेज को, माइनस है, लेकिन 2 प्लस है तो 2 के कारण वोल्टेज बढ़ेगी फिर से। यार अगर ये प्लस VB2 ना होता तो वोल्टेज काफ़ी घट गई थी, लेकिन ये VB2 गड़बड़ कर रहा है, बढ़ा रहा है, और बढ़ाना तो मैं चाहता नहीं हूँ। अगर ये VB2 हमारा जो सेकंड फेस है, फार फेस, ये प्लस ना करता तो मेरा काम बन जाता। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, तो आई ब्रॉट ए अनचार्ज कंडक्टर, हुआ क्या, नियर फेस में माइनस इंड्यूस हुआ और फार फेस में प्लस इंड्यूस हुआ। अब अगर इस VB2 को मैं खत्म कर दूं, इसको अर्थ कर दूं, देखिए इसको अर्थ कर दूं तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया, ये जीरो हो गया। तो अब नेट वोल्टेज क्या हो गई, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस्ड, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस्ड। और जब वोल्टेज रिड्यूस हो गई तो एबिलिटी टू स्टोर, ध्यान देना, चार्ज नहीं बढ़ गया, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज दैट इज इंक्रीज्ड, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई, और एबिलिटी टू स्टोर चार्ज बढ़ गई, यानी इसके अंदर कुछ कैपेसिटेंस डेवलप हो गई। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपने ये सरफेसेस लिए, यहाँ पर ये चार्ज आपस में इनके बीच में कुछ फील्ड हो रहा है, जो एनर्जी होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। ध्यान देना, कैपेसिटर के दो काम हैं, एक तो टू स्टोर चार्ज और दूसरा टू स्टोर एनर्जी। और ये ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है। किसके फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। क्लियर? मतलब इन दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस ट्रैप होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस ट्रैप होनी चाहिए, है ना? अब ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइन ट्रैप हो तो शेप कैसा हो? मान लो मेरे पास ये एक मैंने लिया था A और ये B यूँ लिया है। ये लॉजिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ा, इसको तो याद रखिएगा, ध्यान देना, दिमाग में फिट कर लेना। अब यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो आपके पास यहाँ पर फील्ड आपके पास यूँ आ रहा है, नॉर्मल होता है हमेशा सरफेस के, पता है ना? क्लियर? तो आपके पास यूँ फील्ड आ रहा है। अगर मान लो एक यूँ होता और दूसरा मैंने यूँ ले लिया, आपके पास यूँ ले लिया, अब क्या हो रहा है? अब भी फील्ड आपका कुछ लिंक हो रहा है, यहाँ से यूँ आ रहा है और यहाँ पर नॉर्मल जा रहा है, यहाँ से नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल, फील्ड ऐसा डेवलप हो रहा है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी कब आएगी? ये माइनस है। अगर सपोज करो मैं कह दूँ मैंने यूँ ले लिया, एक आपका प्लेट यूँ है और एक यूँ है, कैसा भी रैंडम सरफेस, तो भी अब देखिए फ्लक्स लिंकेज उतनी ज़्यादा नहीं हो रही। अगर आप इनको पैरेलल ले लें, पैरेलल प्लेट्स, तो आपका इफेक्टिव एरिया मैक्सिमम होता है, प्लस और माइनस के बीच में यूनिफॉर्म फील्ड रहती है, और इफेक्टिव एरिया जो ट्रैपिंग ऑफ फील्ड है वो मैक्सिमम एरिया में होती है। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल कन्फिग्रेशन, दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल कन्फिग्रेशन पैरेलल प्लेट वाला। तभी हम बार बार चिल्लाते रहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैप होती हैं दोनों प्लेट्स के बीच में। जो इफेक्टिव एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फील्ड को ट्रैप करने वाला, तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्टोर होती है, और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हैज़ ए सिग्निफिकेंट वैल्यू हेयर, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, तो अब हमने पढ़ा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इफेक्टिव एरिया ज़्यादा होता है, जो फील्ड लाइंस काफ़ी ज़्यादा ट्रैप होंगी और एनर्जी सिग्निफिकेंटली स्टोर होगी। और हमने देखा कि अगर हम एक चार्ज कंडक्टर लेते हैं, दोबारा बोलता हूँ मैं, ये प्लस है मेरे पास, ये चार्ज कंडक्टर है पहले से चार्ज, इसके पास मैं एक अनचार्ज अर्थ कंडक्टर लाता हूँ, तो अनचार्ज कंडक्टर है तो यहाँ माइनस आया
और इधर आपको पता है प्लस आया, लेकिन अगर मैंने इसको अर्थ कर दिया तो ये प्लस गायब हो गया, तो इसकी वोल्टेज VA माइनस VB, पहले क्या थी VA थी, और ये प्लस क्योंकि अर्थ हो गया तो क्या नेट वोल्टेज बची VA माइनस VB, इसकी वोल्टेज घट जाती है, और वोल्टेज अगर घट जाती है तो एबिलिटी टू स्टोर चार्ज बढ़ जाती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। लाइन्स में प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन एक मेरे पास चार्ज कंडक्टर है, व्हेन अनचार्ज्ड, ध्यान देना, अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर इज ब्रॉट नियर इट, potential of this charged conductor decreases and its ability to store charge increases, and that is what is the working principle, we call it the working principle of capacitor। इसी principle पर हमारा कैपेसिटर वर्क करता है। तो अब आप मेरी बात को और ध्यान से सुनेंगे। क्या कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी कैपेसिटी फिक्स है, चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटी नहीं बढ़ती। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर्स पे, शेप क्या है, शेप आपने देखा, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक क्या डाला है, उसका मटेरियल डाइलेक्ट्रिक का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करती है। शेप ऑफ जो ज्योमेट्रिक शेप है आपके कैपेसिटर का, उस पर डिपेंड करती है। तो कैपेसिटर्स अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग कैपेसिटेंस हैं। जैसे हम पढ़ने वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपके पास एक आइसोलेटेड स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, अगर दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स ले लूँ तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, अगर मैं कोएक्सियल सिलेंडर्स ले लूँ तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटेंस जो चार्ज स्टोर्ड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, Q इज इक्वल टू CV, C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, क्लियर। और यहाँ पर अगर कोई मुझे बोले कि इसका ग्राफ बना दो भाई चार्ज का वोल्टेज के साथ, तो ऐसा मत सोचना कि आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो चार्ज बढ़ता जाएगा। शुरू में बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक सैचुरेशन की लिमिट आएगी, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चार्ज बाल्टी से बाहर थोड़ी जाएगा, उसके बाद तो ओवरफ्लो होने लग जाएगा। बकेट में जितना पानी स्टोर हो सकता है उतना ही तो होगा, क्लियर। ये चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये कब तक का कॉन्सेप्ट है, जब तक वो फुल नहीं हो जाता। जब वो फुल हो जाएगा तो चार्ज उसके बाद कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ, ये आपको याद रखना है, क्लियर। पहले तो ये बढ़ रहा है, यहाँ फिर बना देता हूँ, फिर उसके बाद ये सैचुरेशन पे आकर के कांस्टेंट हो जाता है। ये चार्ज और वोल्टेज का ग्राफ है, क्लियर। और ये जो यहाँ पर कैपेसिटेंस है दैट इज चार्ज अपॉन वोल्टेज, क्लियर। समझ में आती बात, इतना आप याद रखेंगे, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको क्लियर होगा। दिस वाज व्हाट वी कॉल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब जो आपने कैपेसिटर्स पढ़े, इनका यूज़ कहाँ होता है, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, याद रखिएगा। इनका काम होता है एनर्जी स्टोर करना। जैसे आपने देखा होगा फैन या कूलर जो होते हैं उनके अंदर कंडेंसर लगे होते हैं, कंडेंसर्स, ध्यान दिया हो तो फैन का जो फैन आपका घूमता है ना, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो एक सिलेंड्रिकल सा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। उसका काम क्या होता है, वो चार्ज को स्टोर करके रखता है, और इनिशियली जब फैन को रोटेट करना होता है तो इनिशियल उसका जो मोमेंट है, टर्निंग इफेक्ट, वो क्रिएट करने में हेल्प करता है वो कैपेसिटर। एक एप्लीकेशन बताया। ऐसे ही कितनी भी मोटर्स हों, ध्यान देना, अधिकतर मोटर्स में जैसे फैन हो गई, पानी भरने वाली जो मोटर होती है, इन सब में कैपेसिटर लगा हो। जो हमारा एयर कूलर होता है, कूलर में भी कैपेसिटर लगा होता है। तो ये सारे कैपेसिटर का काम वहाँ पर एनर्जी को स्टोर करके रखना है और इनिशियल टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा, अगर किसी सर्किट में AC और DC दोनों आए, अभी जो आप करंट पढ़ते हैं नॉर्मली वो DC होता है, डायरेक्ट करंट, आगे हम AC पढ़ेंगे। तो अगर किसी भी सर्किट में AC और DC दोनों आए तो AC और DC को फिल्टर कर सकता है ये कैपेसिटर। इट हैज़ कैपेसिटी टू फिल्टर ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, तो फिल्ट्रेशन का काम कर सकता है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, जो आपके मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी डिवाइसेस जिसमें डाटा स्टोर करना होता है, तो वहाँ भी आपके टाइनी कैपेसिटर्स बने होते हैं, और वो पोलरिटी के फॉर्म में आपका जो चार्ज की पोलरिटी होती है उसके फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं, जो मेमोरी डिवाइसेस हैं। आजकल हर जगह ये मेमोरी डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, क्लियर। तो ये सारे काम हैं आपके कैपेसिटर्स के, इनके एप्लीकेशंस आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स की, और उनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स कंटिन्यू करते हैं, नोट्स पे फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं एक आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस। इधर देखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एक कैपेसिटर है
इस पे आपने चार्ज दिया मान लीजिए, तो इसके अंदर कुछ वोल्टेज बिल्डअप हो रही है। वो वोल्टेज कितनी होती है 1/4πε0 Q/R, और कैपेसिटेंस होती है चार्ज अपॉन वोल्टेज। सॉल्व करेंगे दैट बिकम्स 4πε0R। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कैपेसिटेंस इज 4πε0R, यानी ये रेडियस ऑफ स्फीयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस और नो? ये रेडियस ऑफ स्फीयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्फीयर का साइज जितना बड़ा होगा कैपेसिटर उतना ही ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगा, उसकी कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी। यानी कैपेसिटेंस यहाँ चार्ज और वोल्टेज पे तो हम जस्ट इसकी वोल्टेज निकाल रहे हैं, यहाँ चार्ज बढ़ा दूंगा तो कैपेसिटेंस नहीं बढ़ जाएगी। ध्यान देना, कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है वो फिक्स होती है, वो उसकी ज्योमेट्रिक साइज पे डिपेंड करती है। हाँ, अब यहाँ पर जो एनर्जी ट्रैप हो रही है वो कहाँ हो रही है, देखिए ये कंडक्टर है, अकेला कंडक्टर है, तो जो दूसरा रेफरेंस मैं मानता हूँ इन्फिनिटी को मानता हूँ। यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही, फील्ड लाइंस आपकी कहाँ जा रही, टुवर्ड्स इन्फिनिटी। कहाँ जा रही, टुवर्ड्स इन्फिनिटी। क्लियर? तो यहाँ पर एनर्जी ट्रैप होगी इस कैपेसिटर के सरफेस और इन्फिनिटी के बीच में। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो ये जो सराउंडिंग मीडियम है, ये जो सराउंडिंग मीडियम है, ये सराउंडिंग मीडियम, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दूँ, तो जो कैपेसिटेंस होगी दैट इज K टाइम्स C1। ध्यान देना कौन सा मीडियम, कैपेसिटर के सरफेस और इन्फिनिटी के बीच में जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है तो कैपेसिटेंस क्या होगी, K टाइम्स C1। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, इधर देखिए, अगर हमारे पास दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, जैसे सपोज करिए ये एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। क्लियर? आपने अंदर वाले को चार्ज दिया प्लस, आप बताइए बाहर वाले पे इंड्यूस होगा माइनस, होगा। इनर सरफेस पे माइनस और आउटर पे प्लस होना चाहिए, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा, मैंने इसको अर्थ कर दिया। ठीक है, आउटर इज अर्थड। अब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर इसका रेडियस a है, समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखिए, वरना पॉज करके 2 मिनट रेस्ट करिए फिर दोबारा देखना शुरू करिए। क्लियर? ये a है और ये b है, b को आपने बाहर से अर्थ किया है। क्लियर? अब इनके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, हमें मालूम है dv इज माइनस EDR। ध्यान से देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है K कौन सा वाला 1/4πε0, और K से ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी डिनोट कर रहे हैं। तो एक काम करो यार, इसको 1/4πε0 ही ले लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ डाइलेक्ट्रिक भी आ रहा है और ये भी। तो 1/4πε0 Q/R, यही होता है Q/R²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1/4πε0 Q/R² इंटू dr, दिस इज dv। यू वॉन्ट टोटल वोल्टेज, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। कहाँ से कहाँ तक, मान लो मैं A से B तक इंटीग्रेट करता हूँ, A से B तक, तो ये वोल्टेज ऑफ A टू वोल्टेज ऑफ B। ध्यान देना लिमिट्स कैसे रखी हैं ताकि गलती ना हो। अब ये सॉल्व करूँगा तो dV का इंटीग्रेशन आ गया VA टू VB, एंड दिस बिकम्स VB माइनस VA, B और A की वोल्टेज का डिफरेंस। क्लियर? नाउ दैट इज माइनस 1/4πε0 Q बाहर आ गया, 1/R² का इंटीग्रेशन आ गया माइनस 1/R A टू B, माइनस माइनस कट गए, ये आ गया Q/4πε0 1/B माइनस 1/A। बोलिए क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रही बात? अब आपको चाहिए कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अगर मैं देखूं वोल्टेज का डिफरेंस जो है A और B के बीच में, तो दैट इज नाउ Q/4πε0 1/A माइनस 1/B। ठीक है, और ये कितना बन गया बताइए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे। दिस इज डेल्टा V, जो पोटेंशियल डिफरेंस बना, दैट इज Q/4πε0 B माइनस A/AB। ध्यान देना, अगर आपसे कहते वोल्टेज निकालो इस सिस्टम की, तो आंसर यहीं तक आ गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर कैपेसिटेंस बोलता है तो आप सबको पता है कि कैपेसिटेंस C इज चार्ज अपॉन वोल्टेज। सॉल्व करिए, C बिकम्स 4πε0 AB ऊपर अपॉन B माइनस A, ये कैपेसिटेंस। क्लियर है? अब एनर्जी कहाँ ट्रैप हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इस प्लस और माइनस के बीच में। ध्यान देना, यहाँ एनर्जी यहाँ ट्रैप हो रही, प्लस और माइनस के बीच में। तो अगर मैं इस जगह पे
यहाँ बाहर कोई एनर्जी नहीं, ध्यान देना, इन दोनों के बीच में कन्फाइंड है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास अगर यहाँ मैं डाइलेक्ट्रिक डाल दूँ तो ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C2 विल बी K टाइम्स C1। इज दैट क्लियर? कहाँ डाइलेक्ट्रिक डालना है, दोनों के बीच में, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पर एनर्जी ने ट्रैप होना है। तो जिस रीजन में फील्ड है उसी रीजन में आपका डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। क्लियर है सबको? ये ध्यान देना, वोल्टेज कैसे निकाली है मैंने और कैपेसिटेंस कैसे निकाली, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा। अब अगर मान लो इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं कि ये मेरे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है और मैंने अंदर वाले को अर्थ कर दिया। क्लियर? अंदर वाले को अर्थ कर दिया, बाहर वाले को नहीं अर्थ किया, इस बार अंदर वाले को अर्थ कर दिया। अब क्या हुआ, अब आप देखेंगे ये अर्थ है, आपको मालूम है बाहर भी अर्थ है, ये स्फेयर नहीं अर्थ, बाहर अर्थ तो हर जगह ही है। तो एक कैपेसिटेंस आपकी बनेगी इन दोनों के बीच में, एनर्जी यहाँ स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में इधर। क्लियर? और एक कैपेसिटेंस बनेगी बाहर, ध्यान देना, एक कैपेसिटेंस बनेगी ए और बी के बीच में और एक कैपेसिटेंस बनेगी बी और इन्फिनिटी के बीच में। ध्यान से देखिए, एक कैपेसिटेंस बनी ए और बी के बीच में और एक कैपेसिटेंस बनी बी और इन्फिनिटी के बीच में। और इन दोनों का आप ध्यान दें तो ये पॉइंट तो कॉमन है और साथ में इन्फिनिटी भी कॉमन है, तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। मतलब एक कैपेसिटेंस आपकी जो सी ए और बी की है और जो सी बी की इन्फिनिटी के साथ है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आएंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होती है वो प्लस होती है। तो नेट कैपेसिटेंस इस केस में, ये दूसरा क्वेश्चन है, इस केस में कितनी होनी चाहिए, सी ए बी, जो कि हमें पहले से मालूम है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। क्लियर? और एक सिंगल कैपेसिटर जो बी से इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है, सिंगल स्फीयर, वो है कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका रेडियस जो कि बी है। अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आगे बढ़ जाएगा। दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, बी भी कॉमन, देखिए अंदर बच रहा है ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 को जब मैं एलसीएम लूँगा तो बी माइनस ए बन जाएगा पूरे में। तो अब देखिए ए कट गया, ये बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। ये कैपेसिटेंस, ये क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ है, ध्यान देना। अगर इनर स्फीयर को अर्थ किया तो आंसर कितना आएगा, दिस वॉज फॉर जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने सोचा साथ में डिस्कस कर दूं, यहाँ पर हम जब पढ़ रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर तो साथ ही साथ हो जाए। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ कि बी और ए का डिफरेंस जितना कम होगा, जितना स्मॉल होगा, कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और फैक्टर्स तो हम फार्मूले से देख करके तुरंत निकाल लेते हैं, के जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है सबको? तो दिस वाज स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल, दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, उनकी सिस्टम की कैपेसिटेंस हम निकालते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, मेरा एक सिलेंडर ये है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, सिलेंडर बहुत बड़े हैं, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। ये जो इनके बीच का डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस, जैसे एक का रेडियस ए है और दूसरे का रेडियस बी है, तो जो बी माइनस ए है दैट इज मच मच स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ। ऐसा इसलिए लेते हैं कि ये जितना छोटा होगा बी और ए का डिफरेंस लेंथ के कंपैरिजन में, उतना ही ये जो चार्ज डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट लीनियर में कंसीडर कर सकता हूँ। आई कैन टेक इट एज लीनियर, चार्ज डेंसिटी आपकी लीनियर है। अंदर वाले पे प्लस है, देखिए बाहर वाले पे माइनस इंड्यूस होगा, और मैंने आउटर सरफेस को अर्थ कर रखा है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सिस्टम फर्स्ट। अगर एग्जाम में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन वोल्टेज। अब देखिए, हमें मालूम है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिलेंडर के लिए दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं क्या करता हूँ, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो डी वी इज माइनस ई डी आर। अब देखिए इंटीग्रेट करना है दोनों साइड टोटल वोल्टेज के लिए। अगर मैं ए से बी तक यहाँ इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ वी ए से वी बी आएगा। आपको पता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, ये बाहर। क्लियर? ए टू बी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डी वी
इंटीग्रेट वन विद रिस्पेक्ट टू वी, क्या हो गया v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी बी माइनस वी, बाहर है माइनस साइन, ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ आर ई बेस ए टू बी, तो ये हो गया। इस माइनस को इधर ले आता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मुझे वी ए माइनस वी बी चाहिए, ए से बी का डिफरेंस, तो ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई बेस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग बी माइनस लॉग ए इज लॉग बी बाई ए, एंड लैम्डा इज चार्ज अपॉन लेंथ, आई कैन राइट हियर क्यू बाई एल, जितने पोर्शन का चार्ज ले रहा हूँ उतने पोर्शन की लेंथ, क्लियर। बाकी ये लेंथ बहुत बड़ा है कंडक्टर हमारा, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस दैट आई रिक्वायर्ड, तो वोल्टेज का डिफरेंस जो हुआ ए और बी के बीच में दैट इज दिस मच, तो वोल्टेज मेरे पास आ गई Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, देखिए नजर आ रहा है आपको, लॉग ऑफ E बेस B अपॉन A, एंड यू रिक्वायर कैपेसिटेंस, क्या चाहिए आपको बच्चे, कैपेसिटेंस, दैट इज चार्ज अपॉन वोल्टेज, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, चार्ज अपॉन वोल्टेज, देखिए Q बाई V, तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये ऊपर गया अपॉन लॉग ऑफ E बेस B बाई A, और आपको पता है अगर आपको ये 10 बेस में चाहिए तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर 10 बेस में आ जाएगा। इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए, दिस इज कैपेसिटेंस। और यहाँ एनर्जी कहाँ ट्रैप हो रही है ये आपने नोट कर लिया होगा, देखिए जरा मैं शीट स्लाइड कर देता हूँ, इज दैट क्लियर। यहाँ एनर्जी कहाँ ट्रैप हो रही है, दोनों सिलेंडर्स के बीच में, रेडियली एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के बीच में, और अगर ये एनर्जी जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जहाँ एनर्जी ट्रैप हो रही है, अगर वहाँ एक डाइलेक्ट्रिक डाल दूँ तो आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस होगी वो के टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल फील्ड के टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल कैपेसिटेंस के। आई थिंक इट्स क्लियर। तो यहाँ तक ध्यान दीजिए, आपको जो जो पढ़ाया आज, आपने पढ़ा स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर एक सिंगल स्फेयर है आइसोलेटेड, दो कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं और दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, इनकी कैपेसिटेंस आज की क्लास में आपने स्टडी की, इतना आप ध्यान रखिए। इसके आगे हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।